हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। आपको याद है कि मैंने लेक्चर 1 में हाइड्रोकार्बन के आपको बताया था कि है ना, हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझना है तो पहले कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल समझना होगा, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, और एल्केन्स जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं जिसमें फ्री रेडिकल बनता है। तो कार्बोकेटायन को तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझ लिया, लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाई की कार्बोकेटायन क्या होता है। आज इस लेक्चर का में हम फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे और फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं और वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है किसी रिएक्शन पे, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्ड बातचीत करेंगे। और जब ये बातचीत खत्म हो जाएगी तब हम लोग अगले लेक्चर में एल्केन्स शुरू करेंगे जो हाइड्रोकार्बन का है ना पहला कंपाउंड होगा। तो हाइड्रोकार्बन के हम लेक्चर नंबर 2 में हैं और मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो हाइड्रोकार्बन के पहले आपको मेरे 2 चैप्टर्स और पढ़े होने चाहिए, 3। एक जीओसी अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और तीसरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। इससे पहले ये 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर नहीं आता है तब भी चलेगा, पर कम से कम ये 3 जो मैंने इससे पहले चैप्टर्स पढ़ाए हैं वो आपको आने चाहिए, तभी आपको है ना हाइड्रोकार्बन चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। यहाँ पे इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैं बहुत ऐसी बातें करूंगा जो मैं पीछे से है ना उसका रेफरेंस लूंगा, उद्धृत करूंगा। ठीक है, तो लेक्चर 2 फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को अच्छे से समझना में हमारा इस लेक्चर का मकसद है, फ्री रेडिकल्स समझना। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनमें दो चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट तीन चीजें बताऊंगा। पहला, फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट कैसे होते हैं, दूसरा फ्री रेडिकल्स जो है वो कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं, और तीसरा है ना फ्री रेडिकल्स के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। बस 3 चीज इस लेक्चर में हम लोगों को करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का कैसे जन्म होता है, हाउ डू यू जनरेट अ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को जनरेट करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, पहला हीट से फ्री रेडिकल जनरेट होता है। दूसरा सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट, तो हीट से जनरेट होता है, सनलाइट से जनरेट होता है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से भी है ना जनरेट होता है, सबके एग्जांपल्स दूंगा मैं। और चौथा, मेटल और H+ हो, मेटल हो और साथ में H+ हो। ठीक है, तो मेटल से भी चीजें, H+ नहीं, मेटल्स से भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ठीक है, मेटल्स से भी फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो आइए इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो पहला है हीट से कैसे जनरेट होगा। हीट से कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो हीट जो है वो किसी भी अगर बॉन्ड नॉन पोलर, जैसे ये जो है ना, ये नॉन पोलर कंपाउंड है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो अगर आप है ना इसको हीट करेंगे, इसको आर कर लीजिए, आर। ठीक है, तो ये एक पेरोक्साइड है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो इसका बॉन्ड जो है वो होमोलिटिकली टूट जाएगा, क्योंकि कोई वजह नहीं है कि एक को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और एक को कुछ ना मिले, एक पे RO- हो जाए और एक पे RO+ हो जाए। ऐसा आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं उसे। वो तब होता है जब कोई इलेक्ट्रोफाइल या कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तब ऐसी चीजें होती हैं। पर हीट जो है वो बिल्कुल ही, हीट तो एक एनर्जी है और एनर्जी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को ऑब्वियसली सिमेट्रिकल तरीके से ही तोड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, RO डॉट और RO डॉट मिल जाएगा। ठीक है, यही नहीं, अगर आप जैसे ये फेमस है, क्लोरीन अक्सर हीट किया जाता है या सनलाइट से भी टूटता है, फ्री रेडिकल बनाता है, हीट से ही बनाता है। तो अगर क्लोरीन को हीट करेंगे सेम प्रोसेस घटित होगा, दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे और यहां पे आपको जो है ना Cl डॉट और Cl डॉट फ्री रेडिकल मिलेगा। तो हीट एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है फ्री रेडिकल जनरेशन में। अक्सर जहां हीट होता है, ध्यान देना, वहां पे अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वहां पे फ्री रेडिकल के जनरेट होने के
काफी चांसेस होंगे। अब जैसे ये परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है, परऑक्सी लिंकेज वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ है, परऑक्सी लिंकेज है इसमें। ये भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो अगर आप इसको भी हीट करेंगे सेम रिजल्ट होगा। क्या मिल जाएगा आपको? RCOO डॉट प्लस RCOO डॉट, ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। तो मैंने एक चीज देखा कि हीट से आप बड़ी ही आसानी से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है सनलाइट। सनलाइट अगली चीज है जिससे हम फ्री रेडिकल्स जनरेट कर पाते हैं। सनलाइट के साथ, सनलाइट भी हीट की तरह ही कोई रिएजेंट नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि आयनिक मैकेनिज्म से चीजें टूटेंगी। तो अगर क्लोरीन है मान लीजिए, अगर आप उसको सनलाइट से ट्रीट करते हैं, सनलाइट मींस HNU लिखा रहता है अक्सर, ठीक है, या सनलाइट एरो पे सनलाइट लिखा रहेगा या HNU लिखा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप सनलाइट से इस क्लोरीन को ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा यहाँ पे, और आपको यहाँ पर दो फ्री रेडिकल बनेंगे, क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, Cl डॉट और Cl डॉट, ठीक है। इसका एग्जांपल और एक है मेरे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो भी अक्सर सनलाइट के प्रेजेंस में होमोलिटिकली, है ना, टूट जाता है, और जो भी दो इलेक्ट्रॉन है दोनों बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। होमोलिटिक मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर बराबर, जिसका जो हक है वो उसको मिल जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर बढ़ जाए तो होमोलिटिक फिशन कहेंगे। और अगर एक ही को दो मिल जाए और एक को कुछ ना मिले तो उसे हम हेट्रोलिटिक फिशन कहेंगे। तो यहाँ पे, है ना, दो आपके फ्री रेडिकल बनेंगे, HO डॉट और HO डॉट बन जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मैंने अब तक बताया आपको कि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हीट से होता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन सनलाइट से होता है। फ्री रेडिकल का जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज करके किया जाता है। इसका मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। अक्सर कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से भी होता है। कैसे? अब मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, RCOO -Na+, ठीक है, और आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मींस इसमें से ये सॉल्यूशन जहां घुला हुआ है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड्स आपने उसमें डाले हुए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो याद रखिए एनोड जो है इस केस में पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है इलेक्ट्रोलिसिस बहुत डिटेल में। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से पढ़ना है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड हो चाहे कैथोड हो, इस पर मेनली चीजें जाकर डिस्चार्ज करती हैं। अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया है कि आयंस डिस्चार्ज करते हैं। तो जिस सेल में ये सॉल्ट घुला होगा उसका जो एनायन है वो इस एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक ही ऑक्सीजन का है और एक इसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ये लूज कर जाएगा और ये RCOO डॉट प्लस एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, ठीक है। डिस्चार्ज होने का मतलब यह है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज लूज करके न्यूट्रल हो जाएंगे, तो फिर एनोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अक्सर इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायन हो चाहे एनायन हो, चीजें डिस्चार्ज कर जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से एक फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्किट के थ्रू होता हुआ कैथोड पे आएगा, जहां पे इसको सोडियम से इसकी भेंट हो जाएगी और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन पाकर जो है सोडियम मेटल में चेंज कर जाएगा। तो मेरा खैर इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि इस रिएक्शन को कहां तक जाता है वो देखा जाए, ठीक है, मैं यहीं रोक रहा हूं। मेरा मकसद यह है कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूं कि बिजली भी या इलेक्ट्रिसिटी भी एक वजह होती है जिससे आप फ्री रेडिकल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल का जनरेशन हुआ है, ये जनरेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हुआ है। तो मैंने यहां पे देखा कि इलेक्ट्रिसिटी भी एक वजह है जिससे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, ठीक है। अब लास्ट चीज है मेटल्स। मेटल्स भी अक्सर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जहां फ्री मेटल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि फ्री रेडिकल बन सके। जैसे वुड्स रिएक्शन, अभी मैं इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, तो वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ अ फ्री रेडिकल R डॉट, ठीक है। कैसे? देखो मैं उसका ही एक एग्जांपल देता हूं। मेटल्स बहुत बड़े रीजन होते हैं फ्री रेडिकल के जनरेशन के। अब फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है और आप इसको, है ना, सोडियम इन ईथर से ट्रीट कर रहे हैं, वुड्स रिएक्शन में यही होता है। तो
तो होगा क्या, इसका कुछ मैकेनिज्म इस तरह से हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा और RX जो है वो ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा, RX जो है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक होगा और R प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा। अब ये जो R प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी R प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किसमें चेंज कर जाएगा, प्लस माइनस मिल जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये चीज जो है R डॉट में चेंज कर जाएगी। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं अगर इस मेटल ने इसको एक इलेक्ट्रॉन ना दिया होता तो ये फ्री रेडिकल का जनरेशन नहीं हुआ होता। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ मेटल्स जो है वो बहुत, मेटल्स भी कभी कभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, फ्री रेडिकल के जनरेशन के लिए। तो आज के टॉपिक का जो मेरा आज के जो लेक्चर का मेरा जो 3 मकसद है उसमें से एक पूरा होता है। मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे जनरेट होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आखिर फ्री रेडिकल कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं ये देखा जाए। तो आइए देखते हैं रिएक्शंस गिवन बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स 3 तरह के रिएक्शंस मेनली देते हैं। तो इनका फ्री रेडिकल्स का अगर आप बिहेवियर अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए आगे फ्री रेडिकल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आएंगे तो वो यही 3 तरह के रिएक्शंस देंगे, ठीक है। तो समझिए इसको, रिएक्शंस गिवन बाय फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स मेनली 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं इन सब का एग्जांपल बताऊंगा आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देता है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ अदर फ्री रेडिकल। और तीसरा रिएक्शन है जो कि मेनली एल्काइल फ्री रेडिकल्स देते हैं, क्या ना, डाइमराइजेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। डाइमराइजेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। अब होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है फ्री रेडिकल्स जो देते हैं, है ना। किसी भी 2 फ्री रेडिकल को अगर आप ले लीजिए, है ना, तो वो आपस में कंबाइन करने की टेंडेंसी रखेंगे। जैसे R डॉट है, एक R डॉट से मिलता है, तो होगा क्या, ये R डॉट और ये डॉट मिलकर बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, कि दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों जुड़ने की टेंडेंसी रखेंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। या R डॉट है और, है ना, अगर Cl डॉट है तो ये मिलकर, है ना, RCl बना देंगे, कंबाइन कर जाएंगे। या Cl डॉट और Cl डॉट है तो ये मिलकर जो है ना, 2 Cl बना देंगे। तो यहां पर मैंने एक चीज कवर कर दी कि फ्री रेडिकल्स हमें याद रहेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे एल्केन्स जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। तो अक्सर एल्केन्स में, वुड्स रिएक्शन में वगैरह वगैरह में हमेशा फ्री रेडिकल्स आएंगे। तो आपको पहले से अगर उनका बिहेवियर पता रहेगा तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान होंगी। अब दूसरी बात है जनरेशन ऑफ अदर फ्री रेडिकल। तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट भी करता है। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूं। नेक्स्ट चीज है जनरेशन ऑफ अदर फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देता है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर R डॉट है, ठीक है, या RH है, मान लीजिए RH है और यहां पे एक Cl डॉट है, तो होगा क्या, ये जो डॉट है ये ऐसे टूट जाएगा, डॉट डॉट टूट जाएगा, H डॉट और Cl डॉट जुड़ जाएंगे और यहां पे ये चीज बच जाएगी, ठीक है। तो Cl डॉट नाम के जो फ्री रेडिकल है, क्लोराइड फ्री रेडिकल है, वो एल्काइल फ्री रेडिकल को यहां पे जनरेट कर रहा है। तो दूसरे तरह का रिएक्शन जो फ्री रेडिकल्स देते हैं वो होता है कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देता है ना। उल्टा भी हो सकता है, भाई ये R डॉट है, ये अगर क्लोरीन से आप रिएक्ट करा दीजिए, ठीक है, आप क्लोरीन से अगर रिएक्ट कराएंगे यहां पे तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके Cl डॉट बन जाएगा, ये डॉट और ये डॉट मिलके RCl बना देंगे और साथ में एक, है ना, Cl डॉट प्रोड्यूस जाएगा। तो एल्केन्स के हेलोजिनेशन में ये रिएक्शन आता है। प्रोपगेशन स्टेप 1 कहते हैं इसको, प्रोपगेशन स्टेप 2 कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां एल्काइल फ्री रेडिकल ने क्लोराइड फ्री रेडिकल को जन्म दिया और यहां पे क्लोराइड फ्री रेडिकल ने
एल्काइल फ्री रेडिकल को जन्म दिया। तो ये दूसरे तरह का रिएक्शन है जो फ्री रेडिकल्स देते हैं। तीसरी बात, तीसरा रिएक्शन तो यहां पर मैंने बता दिया कि दो तरह की चीजें बता दी। फ्री रेडिकल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं और फ्री रेडिकल्स जो है एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एल्काइल फ्री रेडिकल्स अगर होंगे तो उनमें डाइमराइजेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन पाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, है ना, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं डाइमराइजेशन एंड disproportionation reaction and disproportionation reaction, ठीक है, disproportionation reaction, dimerization and disproportionation reaction। अब इसमें क्या होता है समझा जाए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक फ्री रेडिकल मिला CH3CH2 डॉट। तो ये दो चीजें, एल्काइल फ्री रेडिकल्स की बात कर रहा हूं, एल्काइल फ्री रेडिकल्स में ये चीज देखी जाती है, डाइमराइजेशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। आमतौर पर ये डाइमराइज ही करते हैं, ठीक है, डाइमराइज करते हैं, मतलब ऐसे दो लोग CH3CH2 डॉट और CH3CH2 डॉट मिल जाएंगे आपस में, CH3CH2 डॉट CH3CH2 डॉट दोनों आपस में मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। तो आमतौर पर फ्री रेडिकल्स जो है वो डाइमराइज करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये अक्सर मेजर प्रोडक्ट भी होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। पर आपको जानना चाहिए कि ये साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेशन भी करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। और इससे अगर आपको ये बात पता है तो आगे वुड्स रिएक्शन वगैरह में काफी आपको, है ना, सहूलियत हो जाएगी। अब जैसे फॉर इंस्टेंस CH3CH2 डॉट है ना, CH3CH2 डॉट है। अब समझिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ऐसे टूट जाएगा, डॉट और डॉट, और ये जो H डॉट है, ये H डॉट जो है वो इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन अगर कहीं आप ऐड करते हैं तो वो चीज क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो यहां पर क्या हुआ, वही सेम स्पीशी रिड्यूस भी कर रही है और वही सेम स्पीशी क्या कर रही है, ऑक्सीडाइज भी कर रही है। इसका मतलब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बनेगा, ये H यहां जुड़ जाएगा तो मिलेगा CH3 प्लस CH2। अब इसके जाने के बाद जो यहां डॉट बना, ये डॉट और ये डॉट मिलकर यहां पे एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने कि जो फ्री रेडिकल्स है वो डाइमराइज भी करते हैं और साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेट भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें अब तक इस लेक्चर में बताई हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं, बनते कैसे हैं। मैंने बताया पहले हीट से, फिर सनलाइट से, फिर मेटल्स से और क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। चार तरीके से फ्री रेडिकल्स का जन्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एक चीज तो ये बताई, और दूसरी चीज अभी अभी आपको बताया कि ये फ्री रेडिकल्स तीन तरह के रिएक्शंस देते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जनरेशन ऑफ अदर फ्री रेडिकल, और तीसरी चीज जो मैंने बताई अभी कि एल्काइल फ्री रेडिकल्स डाइमराइजेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन भी करते हैं। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए फ्री रेडिकल्स पे क्वेश्चंस करते हैं। अब यहां पे एक फ्री रेडिकल है, तो मैंने कहा एल्काइल फ्री रेडिकल दो काम करते हैं। एक तो ये डाइमराइज कर सकता है, यानी ऐसे दो लोग डॉट और ऐसे दो डॉट 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 मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, ये हट जाएगा, बॉन्ड बन जाए, तो एक डाइमराइजेशन हो गया। दूसरा डिस्प्रपोर्शनेशन हो सकता है, यहां डॉट है, यहां डॉट है, यहां से H निकल के यहां आएगा तो यहां का डॉट मिट जाएगा और यहां का डॉट और यहां का डॉट मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ध्यान इस बात का रखना है कि डाइमराइज प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होता है और आमतौर पर रिएक्शन वही लिखा जाता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, इट विल बी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक डाइमराइज प्रोडक्ट और दो, है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन वाले प्रोडक्ट। ऐसे ही यहां कर लीजिए, ऐसा डॉट है और ऐसा ही एक और डॉट हो जाएगा, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, बॉन्ड बना देंगे। और ऐसे दो लोग अगर आप ले लेंगे जो डाइमराइज करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां रख देंगे तो यहां का डॉट मिट जाएगा और यहां पर एक जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाए। ऐसे यहां आ जाइए, यहां पर ये डॉट है और ऐसा ही एक और डॉट ले लीजिए, ये डॉट, तो ये डॉट और ये डॉट मिलके यहां बॉन्ड बना देंगे तो ये डाइमराइज प्रोडक्ट बन गया।
ना, सॉरी, हाँ, डाइमराइज प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन वाला प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसके बगल में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, क्योंकि H निकलेगा तभी तो, है ना, चीजें ऑक्सीडाइज करती हैं। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा डाइमराइज्ड, क्योंकि इसके बगल में हाइड्रोजन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ डॉट था, तो यहाँ डॉट था तो बगल से हाइड्रोजन निकाल के हमने यहाँ ऐड कर दिया था और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। पर इस वाले केस में यहाँ पे हाइड्रोजन ना होने की वजह से सिर्फ आपको डाइमराइज प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये देखिए, ये है डॉट और ये है डॉट, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये डाइमराइज प्रोडक्ट हो गया। और अगर आप डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट की बात करिएगा तो ऐसे दो लोगों को ले लीजिए। अब इसके यहां से हाइड्रोजन निकालिए और यहां रख दीजिए, यहां रखेंगे तो ये H, ये डॉट गायब हो जाएगा और यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे ऐसे दो लोग जो है लेके आप डाइमराइज करा दीजिए, ये दोनों डॉट डॉट मिलके डाइमराइज हो जाएंगे। और ये दोनों जो हैं ऐसे, ये एक डॉट है, ये एक डॉट है, यहां से H निकालिए, यहां लगा दीजिए, ये तो गायब हो जाएगा और यहां जो डॉट आएगा, ये डॉट और ये डॉट मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, ये डाइमराइज प्रोडक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां दो फ्री रेडिकल्स हैं, तो यहां पे कई सारे आपके डाइमराइज प्रोडक्ट बनेंगे और कई सारे आपके जो है ना डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं एक एक करके बताता हूं। पहले ये खुद अपने जैसे के साथ डाइमराइज कर जाए, ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये डॉट और ये डॉट खुद अपने जैसे के साथ डाइमराइज कर जाए तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा, मेरे ख्याल से ब्यूटेन है। और एक बार ये और ये डाइमराइज कर जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये डॉट है और एक ये डॉट है, डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, पेंटेन बन जाएगा। तो यहां पे अब की बार अगर आपने दो फ्री रेडिकल ले लिया तो यहां पे तीन तरह के तो डाइमराइज प्रोडक्ट बनेंगे। अब डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो देखिए आप इसको ले लीजिए, ऐसे दो लोगों को ले लिया मैंने, डॉट डॉट, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल के यहां ऐड किया तो ये तो गायब हो जाएगा और यहां पे एक आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट ये बन गए। ऐसे ही ये भी डाइमराइज कर सकता है, दो बार ऐसे ले लीजिए, डॉट और डॉट ले लीजिए, यहां से हाइड्रोजन निकालिए और यहां रख दीजिए तो ये बन जाएगा और फिर ये डबल बॉन्ड यहां पे अलग लग जाएगा। यानी यहां पे टोटल मुझे 7 प्रोडक्ट्स मिले हैं। यहां टोटल मुझे इस फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से 7 प्रोडक्ट्स मिले हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे मुझे इथीन भी मिला है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और ना सॉरी, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन सब मिला है, ठीक है ना। और साथ में आपको प्रोपीन और इथीन भी मिल गया है। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि ना दो फ्री रेडिकल मिलके लगभग 7 तरह का प्रोडक्ट्स को जन्म दे सकते हैं। ये सब नॉलेज आपको आगे चल के जितने भी कपलिंग रिएक्शंस जैसे वुड्स है, वुड्स फिटिंग है, इन सब रिएक्शंस में, है ना, या फिटिंग रिएक्शन है, इन सब में इनका बड़ा ही यूज आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूज करते हैं। और यही वजह है कि मैंने शुरुआत में कार्बोकैटायन के बिहेवियर पे 2 लेक्चर लिया है और ये एक पूरा लेक्चर मैंने फ्री रेडिकल के बिहेवियर पे समझा पे लिया है, क्योंकि कार्बोकैटायन हमेशा बनेंगे एल्कीन्स के फ्री रेडिकल। एल्कीन्स जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे तो कार्बोकैटायन बना करेंगे। तो कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट कितने तरह से हो सकते हैं, लगभग मैंने मेरे ख्याल से 40-45 क्वेश्चंस या 40-45 केसेस आपको, है ना, कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट पे बताया है। और आज मैं फ्री रेडिकल्स का बिहेवियर समझा रहा हूं। जब ये दोनों आप समझ लेंगे तो आगे हाइड्रोकार्बन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म खुद प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन के नाम पर मैं 3 लेक्चर्स से फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन पढ़ा रहा हूं, उसका अपना महत्व है। इसको करने के बाद अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 से हम लोग जो है एल्केन्स की शुरुआत करेंगे। तो यहां पर फिर वही बात, इसको डाइमराइज कर दीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको जब आप डाइमराइज करेंगे तो डाइमराइज प्रोडक्ट ये मिलेगा और इसके जो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट है वो ये मिलेगा और साथ में ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही इस केस में साइक्लोब्यूटेन डाइमराइज करेगा तो ये बन जाएगा, और अगर साइक्लोब्यूटेन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब मैं, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूं। ऐसे ही ये डाइमराइज करेगा और डिस्प्रपोर्शनेशन अगर ये करेगा तो इसमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना, एक से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे से जुड़ जाएगा। सेम हियर,
याद रखिए फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट नहीं होता है कार्बोकेटायन की तरह, ठीक है। जितना बिहेवियर मैंने आपको बताया है फ्री रेडिकल्स का, वही उतना ही बिहेवियर फ्री रेडिकल्स में देखा जाता है। ये आ जाएगा, यहां पे भी ये डाइमराइज कर जाएगा ऐसे, यहां डबल बॉन्ड और एक बार ये ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी ये चीज डाइमराइज कर जाएगी और प्लस यही चीज जो है ना, ऐसे यहां डबल बॉन्ड लग जाएगा और साथ में ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने इस काम पे, इस चीज टॉपिक पे 12 क्वेश्चन देखे हैं। आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 13th क्वेश्चन में आपने ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, यहां पर कॉम्बिनेशन तो हो जाएगा। इस तरह के फ्री रेडिकल्स आपको मिलेंगे वुड्स फिटिक, नहीं सॉरी, फिटिक रिएक्शन में मिलेंगे। तो यहां पर डाइमराइज तो कर जाएगा, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है यहां से हाइड्रोजन जो है वो फ्री रेडिकल के रूप में निकले, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होगी, तो आसानी से हाइड्रोजन यहां से नहीं निकल पाएगा। तो याद रखिए इसके इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही आपका एक फाइनल प्रोडक्ट। और अब मान लीजिए डिस्प्रपोर्शनेशन हो ही जाता है, तो अगर यहां से डिस्प्रपोर्शनेशन होकर यहां से डॉट निकल भी जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर यहां बन भी जाएगा तो वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी, वो बेंजाइन कहा जाएगा, और बेंजाइन कोई स्टेबल चीज नहीं होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो पाएगा, यही डाइमराइज प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पे पहली बात तो आप डाइमराइज कर दीजिए, यहां पे मैं डाइमराइज कर दे रहा हूं इसको, ऐसे मैंने डाइमराइज किया, लेकिन यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है जो हाइड्रोजन निकल सके, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी आपको डाइमराइज्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब इस केस में ये वुड्स फिटिक रिएक्शन में आपको मिलेगा, इसमें क्या होगा, फिनाइल के साथ डाइमराइज कर सकता है, फिनाइल के साथ डाइमराइज करके बाइफिनाइल बना सकता है, CH3 के साथ डाइमराइज करके है ना इथेन बना सकता है, और साथ साथ ये इसके साथ भी जुड़ सकता है ना, तो यहां टोलुइन भी बन सकता है। तो यहां 3 तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपका है ना डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन है ही नहीं, उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि sp2 और s के बीच में ओवरलैप होगा, तो s कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, sp2 होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटा, तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी, तो आसानी से निकलेगा नहीं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, 16th है। यहां पे क्या होगा, फिनाइल के साथ डाइमराइज कर सकता है, फिनाइल के साथ डाइमराइज कर सकता है, फिनाइल के साथ डाइमराइज कर सकता है, प्लस ये अपने जैसे के साथ डाइमराइज कर सकता है, फिर ये इसके साथ डाइमराइज कर सकता है, इथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं ये तो नहीं, पर ये डिस्प्रपोर्शनेट भी कर सकता है। मतलब क्या, ये जो CC डॉट है और CC डॉट है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, यहां डॉट और ये डॉट मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे इथीन, और वो H यहां आ जाएगा, तो यहां इथेन बन जाएगा। तो इस केस में भी यहां पे लगभग 5 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। ये अपने आप में याद रखिएगा, बहुत अलग ही क्वेश्चन है। यहां पे देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे है ना 2 कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, पर यहां पे एक्चुअली 3 कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये जो फ्री रेडिकल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहां पर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की वजह से यहां 2 तरह के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। ये भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो अब आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जैसे आपके पास ये 2 फ्री रेडिकल मौजूद है, जैसे यहां 2 था ना, ठीक है। तो यहां 2 अलग अलग था, यहां 2 तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशंस और दोनों के डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, पहले इसको लीजिए, इसका इसी के साथ कॉम्बिनेशन करिए, इसका जब इसके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे ये आ गया, फिर ऐसे ही दूसरा ऐसे जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसका इसी के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। वैसे इसका इसी के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसे डबल बॉन्ड और ये इससे जुड़ सकता है, ठीक है।
दो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मिल गए, और एक बार ये और ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं, इसके यहां से ये जुड़ा हो, यानी यहां पर मैं एक और प्रोडक्ट बना सकता हूं। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये डॉट है और दूसरा ये डॉट है, ऐसे यहां डॉट है, यहां डॉट है, तो ये और ये आपस में यहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे, यहां से यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मिल गए। अब डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट की बात करिए तो मैं इसको उठा रहा हूं। इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है क्योंकि यहां हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहां हाइड्रोजन नहीं है जो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर पाए। तो अब ले दे के इसकी बारी बचते ये डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है। तो ऐसे दो लोगों को मैंने लिया, यहां पे ऐसे है, डबल बॉन्ड डॉट है, और ऐसे ही यहां पे भी डबल बॉन्ड डॉट है। अब क्या करिए, यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए, यहां डॉट आ जाएगा और यहां लगा दीजिए। ये तो हाइड्रोजन लगते रिड्यूस कर गया और यहां पे डबल बॉन्ड होने से ये चीज क्या कर जाएगी, आपकी ऑक्सीडाइज कर जाएगी। तो यहां पे मैंने आपको 17 क्वेश्चंस कराए हैं फ्री रेडिकल के बिहेवियर पे, और मैंने कोई केस छोड़ा नहीं है। मैक्सिमम केसेस एग्जॉस्ट कर लिए, चाहे वो है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स हो या खाली एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक फ्री रेडिकल हो, या है ना फिनाइल फ्री रेडिकल हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो इस तरह के। या यहाँ पे भी देखिए मैंने एरोमेटिक फ्री रेडिकल है और ये जो है क्या कहते हैं एल्काइल इथाइल फ्री रेडिकल है, तो दोनों के कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने ले लिए। अब नेक्स्ट चीज और आखिरी चीज इस लेक्चर का क्या होगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि डाई रेडिकल्स कैसे बिहेव करते हैं। डाई रेडिकल्स अक्सर आपको कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड वगैरह में मिल जाएंगे, जहां पे है ना दो जगह अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, तो वहां पे अक्सर आपको डाई रेडिकल्स मिलेंगे। तो डाई रेडिकल्स का क्या बिहेवियर होता है इसको भी समझ लेंगे, तो आगे फिर हम फ्रीली आराम से एल्केन्स और है ना एल्कीन्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाई रेडिकल्स पे। अब डाई रेडिकल्स पे क्या है कि दो डॉट होते हैं, ठीक है, तो दो बातें हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है। इंट्रामोलिकुलर तो बहुत इजी है, ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब ये होना कि यहां डॉट है, यहां डॉट है, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। बहुत बड़ा इत्तेफाक चाहिए कि चार साइड वाले दो साइड वाले दो लोग प्रॉपरली ऐसे टकराएं कि रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल काम है। तो जनरली इंटरमोलिकुलर जो प्रोडक्ट होता है, दो रेडिकल्स का मिलने से, दो डायरेडिकल मिलकर डाइमर बहुत रेयर बनाएंगे, तो मैक्सिमम रिएक्शन जो है आपका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्सिमम केसेस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पे भी आप देख लीजिए, अगर यहां पे ऐसे डॉट डॉट है तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना देंगे, साइक्लोब्यूटेन बन जाए। या यहां डॉट है तो आपका ये साइक्लोप्रोपेन था, ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। ये डॉट इस डॉट से ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। 5 कार्बन की रिंग भी बन जाएगी, 5 कार्बन की रिंग बनने में भी दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बनने में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 कार्बन तक चलेगा, 7 कार्बन की भी रिंग बन जाएगी, पर 8 होते ही पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा, ठीक है, जैसे मैं 7 तक बनाया। अब ये एक बहुत अच्छा केस है, देखिए यहां पे क्या होगा, यहां क्या होगा, आप इसको जोड़ मत दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली अगर जोड़ देंगे, अगर इसको इससे जोड़ देंगे तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऐसे साइक्लोब्यूटेन ही अनस्टेबल होता है। ऊपर से अगर एक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो इसका नेचुरल एंगल 120 डिग्री है, और यहां पे आपने 90 इसको 120 डिग्री को अगर आप मरोड़ के 90 पे कर देंगे, बेयर स्ट्रेन थ्योरी मैंने पढ़ाया आपको पहले आइसोमेरिज्म में, तो यहां बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, तो ये इससे नहीं जुड़ेगा। यहां पे कुछ और ही होने वाला है, क्या, ध्यान दीजिए। यहां पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे टूट जाएगा डॉट और डॉट में, ठीक है। ऐसा करने से ऐसा कुछ बन जाएगा, डॉट 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 डॉट, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहां पे, और ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो आप डाई रेडिकल खत्म भी हो गया, दोनों जो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था अब कंप्लीट हो गया, है ना, और साथ साथ जो है स्ट्रेन भी नहीं आया मॉलिक्यूल में। तो याद रखिएगा, यहां पर आप अगर ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं कि इसको उससे जोड़ के अगर आप ऐसे बना देते हैं तो ये ब्लंडर है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आप, ठीक है। नाउ यहां क्या होगा,
ये डॉट डॉट मिलके है ना बॉन्ड बना देंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये अनस्टेबल है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, बट चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए ये बनेगा। अगर मजबूरी रहती, कुछ नहीं चाह रहा होता, तो साइक्लोब्यूटीन भी है ना एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई है ना इम्पॉसिबल नहीं है ये। तो यहां पे जैसे कि डॉट डॉट है तो यहां पे एक साइक्लोब्यूटीन बन जाएगा, स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होगा, कम स्टेबल होगा। हाँ, जो नहीं बनेगा वो ये है क्या, अगर आप इस दोनों डॉट को जोड़ देंगे तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। और एंटी एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड फिर से आपस में जाकर आगे चल के डाइमराइज कर जाते हैं, तो आप इसको डाइमर बनाएंगे, यहां इंटरमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है ना इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि ऐसा केस आप कभी भी देखिए तो दो ऐसे लोगों को डाइमराइज कर दीजिए, ऐसे आप इनको डाइमराइज कर दीजिए। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, तो ये डाइमराइज कर जाएगा। ऐसा करने से आप एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ये दोनों डॉट मिलके ये बॉन्ड बना देंगे, यहां पर भी डॉट डॉट मिलके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे भी डॉट डॉट मिलके जो है ना एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, और यहां पे डॉट डॉट मिलके जो है एक ये बॉन्ड बन जाए, सही है। और यहां पे क्या होगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये एक है, इसको अंदर ले आइए, यहां डॉट है, इसको भी अंदर ले जाइए, यहां डॉट है, और ये डॉट और डॉट मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो अब तक मैंने डाई रेडिकल्स पे 14 क्वेश्चन बताए हैं। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या है, अगेन यहां पे ये डॉट डॉट है, ये डॉट डॉट मिलके यहां पे बॉन्ड बना देगा। तो मेरा मकसद, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, मेरा मकसद है कि मैक्सिमम जो फ्री रेडिकल्स आपको क्वेश्चंस के रूप में कहीं भी मिले, चाहे आपकी बुकलेट में मिले, चाहे आपके है ना किसी किताबों में मिले, मैक्सिमम जो फ्री रेडिकल्स सब मैं यहीं कवर कर दूंगा। तो आगे चल के जब भी आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे वो इन्हीं में से कोई एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आपके लिए पहले से मैंने मेहनत कर ली है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। अब यहां पे ये डॉट डॉट बॉन्ड बना देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड 10 मेंबर की साइक्लिक रिंग में बन सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल स्ट्रेट होकर फिर पीछे से जुड़ जाए, ठीक है। ऐसे ही ये एक क्वेश्चन है, यहां पे क्या होगा, ये डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे। तो अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, उसमें उसके वो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब ये फ्री रेडिकल आपके सामने, आपको पता होगा कि बनने पर क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन है ना जो आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें यही फ्री रेडिकल बन रहा था, और फाइनल प्रोडक्ट आपका यही बनेगा जो मैंने यहां बताया, ठीक है। ऐसे ही 19वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि है ना स्टूडेंट्स इसको नोट करें, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कभी भी अगर आपके फ्री रेडिकल के साथ ना अगर एल्कीन मिल जाए साथ में, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर है ना डाइमराइज, यहां पे साइक्लाइजेशन के चांसेस, जैसे ये दोनों डॉट डॉट के रूप में टूट जाएगा, तो ये ऐसे टूट जाएगा, डॉट डॉट डॉट। और कोशिश करिए कि बड़ा से बड़ा रिंग बनाने के लिए 3 से 4 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, 4 से 5 मेंबर की, 5 से 6 मेंबर की, 6 मेंबर से 7 मेंबर फिर स्टेबिलिटी घट जाती है। तो हमेशा इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा से ज्यादा बड़ी रिंग बन सके 6 मेंबर तक की आपको बनाना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा, ये चीज इसके साथ कंबाइन कर जाएगी। अगर आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 आपस में कंबाइन कर जाएंगे यहां पे, और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5, 1 और 5 कंबाइन करके, और 4 पे डॉट है, ये 4 पे एक डॉट रह जाएगा। अब ऐसे दो लोग आपस में क्या कर सकते हैं, ऐसे दो लोग आपस में डाइमराइज कर सकते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था एक स्ट्रेट चेन और डॉट था, लेकिन ऐसा केस अगर कहीं बनता है तो याद रखिए फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है ना। दोनों जो है दो साइक्लोपेंटेन आपस में डाइमराइज्ड जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर में जो मेरा मकसद था कि आपको सिर्फ फ्री रेडिकल, देखिए एक फ्री रेडिकल मैंने जीओसी में पढ़ाया था, जहां मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब चीजों पे बात की थी, वो एक अलग फ्री रेडिकल था। आज मैंने इस लेक्चर में आपको फ्री रेडिकल के बिहेवियर को समझाया। याद रखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि फ्री रेडिकल बनते हैं हीट से, सनलाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से और मेटल्स के इलेक्ट्रॉन देने से।
सेकेंड चीज बताई मैंने कि 3 तरह के रिएक्शन देते हैं, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जन्म देता है, और तीसरा है ना डाइमराइजेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो कि एल्काइल फ्री रेडिकल्स देते हैं। ठीक है, और मैंने उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कराए, एक जो सिंपल फ्री रेडिकल होता है उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए, और लगभग यहां पे मैंने है ना 19 क्वेश्चन जो है डाई रेडिकल्स पे करा दिए। तो अब हमारा जो एक तैयारी है आगे एल्केन्स और एल्कीन एल्काइंस पढ़ने की, वो यहां पे है ना समाप्त होती है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 3 में, और एल्केन्स की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।